हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक ठाक। ओके, आज हम 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 5.5 मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, केस हिस्ट्री, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हैं। एक तो आया मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स। ये दोनों चीज़ें हमें स्कूल के लिए ही करनी है कि स्कूल के लिए क्या कौन से रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। तो स्कूल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? देखो, स्कूल रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं। बच्चा जब हमारे पास एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन फॉर्म, कि कौन से साल में उसका एडमिशन हुआ, कौन सी क्लास में हुआ, क्या बच्चे की कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, तो उसके लिए बच्चे की केस हिस्ट्री वगैरह जानना कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था, घर पे पढ़ता था या प्ले वे स्कूल में पढ़ा है तो कौन से स्कूल में पढ़ा है, बच्चे के सही टीकाकरण सब कुछ हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर बच्चा डिसेबल है तो क्या उसका डिसेबल सर्टिफिकेट बना हुआ है, डॉक्टर्स ने अपनी क्या रिपोर्ट्स में लिखा है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। इसके बाद आपका आता है इवैल्यूएशन रिकॉर्ड्स, कि बच्चे जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जा रहा है तो किस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिकॉर्ड्स। तो इस रिकॉर्ड्स के सबसे पहले तो फ़ायदे क्या होते हैं, है ना, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या है, किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करते हैं ये सबको पता है, लेकिन इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहले बेनिफिट्स है कि इससे हमें बच्चे के लेवल का पता चलता है। ठीक है, दूसरा हम उसकी एबिलिटी का पता चलता है, बच्चे के स्तर और क्षमता का पता चलता है। ठीक है, कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चा कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, कितनी उसके अंदर सीखने की क्षमता है। इससे बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलता है कि हाँ, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। जब विद्यालय में आया था तब वो उसको कितना आता था, अब उसको कितना आता है, या अगर वो उसको कम समझ में आया है या उसको देर से समझ में आता है, तो इन सब चीज़ों का भी हमें पता चलता है। इसके द्वारा रिकॉर्ड्स के माध्यम से हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता चलता है, मतलब सबकी इंडिविजुअली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये बच्चा क्लास के अंदर सुपीरियर है, ये बच्चा हमारी क्लास में ऑन एवरेज है, ये बच्चा इतना कर पाता है, इस बच्चे के साथ हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसमें हम आईपी बना करके उसके साथ अच्छे से काम करके उसको भी सामान्य बच्चों की अपेक्षा लेकर आ सकते हैं। सामान्य बच्चों की तरह नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ अच्छा सा उसके साथ हम कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। अगर बच्चे को मान लो कोई परेशानी है या दिक्कत है जिसे वो देर की वजह से समझता है, ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट का पता चलता है, बच्चे को हम राय मशवरा दे सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है, या वो आगे लाइफ में क्या क्या कर सकता है, उसके रोज़गार के लिए उसको एडवाइस कर सकते हैं अगर उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है, उसके इंटरेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड होता है। तो जैसे हम लोग आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हम ऑनर्स ले लेते हैं, है ना। क्या होता है, इंटरेस्ट की वजह से, कि जिस सब्जेक्ट में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें हमारे मार्क्स ज़्यादा आते हैं, फिर हम उसी को अपना एम बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हैं, कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, कोई हिंदी ऑनर्स कर रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, तो उसकी वजह से उसकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदे होते हैं रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने से, अगर हम सारे रिकॉर्ड्स को संभाल के रखते हैं और सारे रिकॉर्ड अगर हमारे पास होते हैं। अच्छा, फिर आता है केस हिस्ट्री। सबसे पहले केस हिस्ट्री सबसे पहला और सबसे अहम रिकॉर्ड होता है बच्चे का। जब बच्चा विद्यालय में आया तो उसकी कितनी आयु थी, क्या उसका सही तरीके से टीकाकरण हुआ था, यदि बच्चा विकलांग है तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे बच्चे को फीड्स पढ़ते हैं, मैं सिर्फ केस हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कुछ बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कई बार पेरेंट्स शेयर नहीं करते हैं या नहीं चाहते हैं बताना, तो वो केस हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग इनडायरेक्ट वे में उससे यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चे के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और बच्चे को मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारी रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जैसे कुछ बच्चों को फीड पड़ता है तो उसके लिए पेरेंट्स से पता करना कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है, आप लोग क्या करते हो, तो हम विद्यालय में ये सारी चीज़ें उसके साथ कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को चक्कर आना हो गया, कुछ बच्चों का जल्दी डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाना, लूज मोशन लग जाना, ये तो छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन कई बड़ी बड़ी बीमारियाँ या डिसेबिलिटीज़ जिसके साथ हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एक सीपी बच्चे का, जैसे हमें पता चलता है कि सीपी बच्चा है और वो एक नॉर्मल स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, तो हम उसके लिए एक सीपी चेयर अरेंज कर सकते हैं अगर उसको सीपी चेयर्स की आवश्यकता है तो ऐसी सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब जानकारी हमें केस हिस्ट्री के माध्यम से मिलती है। इसके बाद आता है आपका बेटा प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या आता है?
प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है हमारा होता है कि बच्चा कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, जिसको हम संचयी अभिलेख के अंदर भी डालते हैं, जिसको हम कॉम्पिटिटिव रिकॉर्ड भी बोलते हैं। संचयी अभिलेखन हिंदी में है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इंग्लिश में है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें हम बच्चे के एडमिशन से लेकर के और जब तक वो विद्यालय में रहता है उसकी सारी की सारी जानकारी रखते हैं, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड रखते हैं। उसका व्यक्तिगत परिचय उसके अंदर होता है कि बच्चे का मतलब परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने भाई बहन हैं, कौन किस कक्षा में पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, बच्चे का कौन सी उम्र में एडमिशन हुआ, कौन सी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में उसके कितने मार्क्स आए, सेकंड क्लास में उसके कितने मार्क्स आए, थर्ड क्लास में उसके कितने मार्क्स आए, फोर्थ में कितने आए। ठीक है, बच्चे की टोटल उपस्थिति साल में कितनी रही, पूरी वार्षिक उसकी तरीके से तैयार करना। आपको शायद याद होगा स्कूल में टीचर्स एक गजट तैयार करती थी, ठीक है, जिसको हिंदी में परीक्षा पंचिका भी बोलते थे। ठीक है, जिसमें जो भी उसका हुआ है उस सब रिकॉर्ड को रखते हैं। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, संचयी अभिलेखन जिसके नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें जो भी बच्चे का वार्षिक हुआ है, ठीक है, या बच्चे के यूनिट टेस्ट हुए हैं, उन सब का जो भी अब तक बच्चे के साथ हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन किया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड होता है बच्चे का, बच्चे के लिए, कि बच्चा आगे किसी भी क्लास में जाता है तो टीचर सबसे पहले उसका बैकग्राउंड, जो उसका बैक का जो रिकॉर्ड होता है ना, पहले वो उसको चेक करती है। तो उससे बच्चे को बहुत ही बेनिफिट मिलता है, टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उस चीज़ को देख करके। समझ में आया? क्लियर हो रहा है ये? जिसको हम हिंदी में संचयी अभिलेख बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको पोर्टफोलियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर आपको? अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसकी मैं एक शॉर्ट में डेफिनेशन बताना चाहूँगी, आराम आराम से बोल रही हूँ, चाहो तो आप लिख सकते हैं। विद्यालय में प्राय छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जा सकता है, उसे हम संचयी अभिलेख कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार और रीड कर देती हूँ, चाहो तो पॉज करके आराम से इसको समझ लेना। विद्यालय में प्राय छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, जिसे संचयी अभिलेख कहते हैं। मतलब विद्यालय के अंदर जो छात्र है उसका स्टेप बाय स्टेप सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना कहलाता है संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्लियर? और इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इसके बाद है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बता दी। इसके बाद है आपका कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके अंदर सिंपल सा है, वही इवैल्यूएशन है, बच्चे का मूल्यांकन है। इसमें मूल्यांकन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैसे कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि बच्चे का थोड़े दिनों बाद यूनिट टेस्ट की तरह टेस्ट लेते रहना, मतलब वही आपका क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ा है ना कि बच्चों को जल्दी जल्दी हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, बच्चों को कितना आया कितना नहीं आया। फिर आता है आपका समेटिव, जो पूरा वार्षिक हम उसका लेते हैं। तो ये जो धीरे धीरे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव, मतलब जो कंटिन्यूअस लिए जाने वाला टेस्ट और एक वार्षिक रूप में लिए जाने वाला, वर्ष के अंत में लिए जाने वाला इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ठीक है, ये कहलाता है आपका CCE, जो प्रत्येक विद्यालयों में नियमित अनुसार होता है। हर विद्यालय में, हर कॉलेजेस वगैरह में ये सारी जगह होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? और बाकी मैं इसके नोट्स आपको क्लियर कर दूँगी, कुछ डाउट हो तो उसको दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ मैंने आपको एक मैसेज डाला था आर्ट एंड क्राफ्ट की फ़ाइल के लिए, तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स आर्ट एंड क्राफ्ट की फ़ाइल बना लें। और कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, 15 आपने बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 15 आइटम्स बनाने हैं। वो 15 आइटम आप शीट्स पे भी बना सकते हैं, बिना शीट के भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बच्चों के कपड़ों का बॉक्स आता है ना, बड़ा, ये शूज़ बॉक्स आता है, उसके अंदर भी वो रखी जाने वाली, उसके अंदर भी आप रख सकते हो उसको बाहर से डेकोरेट करके अच्छा सा करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको शीट्स में लगे हुए होने चाहिए या फाइल में लगे हुए होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उस फाइल को बनाने के लिए वो सिर्फ उसका नाम है फाइल, वो आपने आइटम्स बनाने हैं, ठीक है। और वो सारे आइटम वेस्ट ऑफ मटेरियल के होने चाहिए, जो घर में
कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं आ रही है, वेस्ट मटेरियल से आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखो आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल का जो ये यहाँ पर मतलब है वो को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेशन है इसका, ठीक है। ये उससे रिलेट करती है कि हम बच्चों को पढ़ाते समय और क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं। तो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या कराते हैं, कैसे कैसे कराते हैं। तो आपने ध्यान रखना कुछ आइटम छोटे बच्चों के हिसाब से बनाने, कुछ आइटम आपने बड़ी क्लास के हिसाब से बनाने, क्योंकि ये 2 साल का रिकॉर्ड है कि आपने बच्चों के साथ क्या क्या बनाया और क्या क्या वेस्ट मटेरियल से बनाया। कोशिश करो कि 99% आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है आप उसी से ही बनाएं, ठीक है। आप YouTube पर डाल के देखोगे आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के, जैसे कार्ड्स बनाना, क्रश पेंटिंग बनाना, और भी जैसे कि अखरोट के छिलकों से बादाम के तो नहीं, पिस्ता वाले जो छिलके आते हैं उस पर पेंट करके कुछ कलर करके इस तरीके से चीज़ों को बनाना। बहुत सारे आइटम्स हैं जो निकल के आप देख सकते हैं, निकाल करके, ठीक है। देखो अभी मैं आपको लोगों को फाइल तो दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि घर पर हूँ। अगर आप लोगों से पहले अगर मैं इंस्टीट्यूट गई तो आपको डेफिनेटली फ़ाइल दिखा दूंगी मैं। तो जब तक नहीं है आप समझने की कोशिश करो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट करके डाल के देखोगे उसमें बहुत सारे आइटम्स निकल के आ जाएंगे। वेस्ट मटेरियल से बनाने हैं और फाइल में पेजेस पर कलर जो पेजेस आते हैं आप उस पर चिपका के बनाना चाहते हैं तो कुछ उस पर भी बना सकते हैं, कुछ आइटम्स बिना उसके भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि शूज़ का जो डब्बा आता है उसे डेकोरेट करके सुंदर सा बना के उसके अंदर भी वो आइटम रखे जा सकते हैं, और ये बच्चों के एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए होता है। और आपने प्री प्राइमरी से लेके 7th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया है तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि एक प्री प्राइमरी से लेकर के बच्चा, एक 7th क्लास का बच्चा किन किन चीज़ों को बना सकता है। तो कुछ आइटम आप अच्छे और बड़े भी बना सकते हैं, क्योंकि 7th क्लास का बच्चा वो सारा काम बहुत अच्छे से करता है, बहुत क्रिएटिविटी से करता है, ठीक है। थैंक यू, ओके बाय।